पिछले एपिसोड में वैज्ञानिक ढंग से नहाने का तरीका हमने बताया था कि किस प्रकार से पेट के विविध रोगों से मुक्त पाने के लिए हम स्नान घर में ही अलग अलग तरीके से हम स्नान करें पेट के अलग अलग अंगों की, और उससे रोगों से मुक्ति में बड़ी सहायता मिलती है। अब हम उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब हम और आगे की तरफ यात्रा करेंगे। ये हमारा थोरोसिस कैविटी, जैसे पेट को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, और उसमें विविध अंग हमारे सुव्यवस्थित ढंग से परमात्मा ने, प्रकृति ने सुव्यवस्थित करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे गलतियों के कारण वह बीमार होता है, दुखी होता है, क्षतिग्रस्त होता है। तो उसे ठीक करने के लिए हमने नहाने का एक तरीका बताया। उसी प्रकार से हमारे ये थोरोसिस कैविटी में हृदय है, फेफड़ा है, मुख्य दो वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो इनको जो है व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि खास करके ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोटेसिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ये बीमारियां फेफड़े की हो जाती हैं जो बहुत दुखदाई हो जाती हैं। आपको हम एग्जाम्पल देना चाहें कि एक प्रोफेसर साहब थे, उनका एक दिन शाम को मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे को एक्सटर्नल बन करके बाहर जाना है परीक्षा लेने के लिए, और मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल शरीर में जो बड़ी स्थिति ख़राब हो रही है। तो मैंने उनको दो चीज़ें बताई कि भाई इस समय मार्केट में कौन सा फल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय डॉक्टर साहब संतरा मिल रहा है। संतरा खूब खाओ, जितना खा सकते हो। और स्नान करने में, क्योंकि उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने कहा कि बाथरूम में ये प्रयोग करना कि एक बाल्टी में गर्म पानी रखना और एक बाल्टी में ठंडा पानी रखना, और 3 तौलिया लाना। पहले तौलिए को, रोएदार तौलिए को, छोटे तौलिए को गर्म पानी भिगोयो और छाती को खूब अच्छी तरह से उसको जो है मस लो, और जिसके तरफ जहाँ जिस फेफड़े में ज़्यादा कंजेशन है वहाँ थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म करो। फिर उसके बाद ठंडा तौलिए का भिगो करके ठंडे पानी से करो, गरम ठंडा गरम ठंडा। फिर पीछे भी उसी प्रकार से, मैंने कहा कोई व्यक्ति हो, पत्नी हो या बच्चा हो आपसे, आपका लड़का हो, उससे जो है ना पीछे की तरफ गरम ठंडा, आगे भी पीछे भी, आगे भी पीछे भी। तो इस प्रकार से आप करें और आपको राहत मिलेगी। उन्होंने पहले ही दिन किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जो चलने में तकलीफ हो रही थी, चलने की तकलीफ में भी काफ़ी राहत मिल गई है। हमने कहा कि ज़रूर करो, आपको एक दिन के बाद जाना है, यानी तीसरे दिन आपको जाना है, तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही होकर जाओगे। और उन्होंने किया और उसका लाभ भी उठाया। तो ये जब भी फेफड़े का कंजेशन बढ़ जाए, लंग्स कंजेशन, अस्थमा की स्थिति हो, ब्रोंकाइटिस की स्थिति हो, तो गर्म ठंडा प्रयोग जो है ना, इसमें बहुत ही अद्भुत परिणाम देता है। तो बाथरूम में इसको लेकर के गर्म और ठंडा, पहले गर्म करिए खूब अच्छी तरह से चारों तरफ से, फिर ठंडा से करिए। फिर यहाँ भी ये हमारा जो गर्दन में हमारा खास करके कैरोटिड आर्टरीज है, ये चारों तरफ, गर्दन की चारों तरफ, ये आपके कंधे की चारों तरफ गरम ठंडा करें, तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। इससे हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी हमें सहायता मिलती है, क्योंकि कैरोटिड आर्टरीज में, कैरोटिड आपके साइनस होते हैं, जहाँ पर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले कुछ बैरोमीटर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। तो उसे नियंत्रित करने में ये बहुत ही उपयोगी होता है, लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, आपके बैरोकेमिकल्स जो होते हैं, वह जो है आपके शरीर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इनके लेवल को जो है ना अच्छी तरह से रखने में सहायता करते हैं। तो ये हमारे जो है ना गर्दन की भी अच्छी तरह से खूब चारों तरफ जो है गरम ठंडा प्रयोग करें। कंधे का करें तो कंधे का जो है खास करके फ्रोजन सोल्जर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कंधे का गरम ठंडा करें तो कंधे संबंधी तकलीफ़ों में जो है काफ़ी राहत मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन सोल्जर, खांसी, अस्थमा, इन सब में बहुत गुणकारी होता है, बहुत उपयोगी होता है। इसी प्रकार से गर्म ठंडे का प्रयोग आप साइनस में भी कर सकते हैं। साइनस की तकलीफ है, आराम से गर्म ठंडा लेकर के खूब आपके ये फ्रंटल जो हमारा हेड है, इसको, नाक को नीचे, इसको खूब गर्म ठंडा हल्के हल्के हाथ से जो है करना चाहिए। चेहरे का हल्के हल्का सा करते हैं तो चेहरे पर जो ना
चमक आ जाती है। क्योंकि गर्म ठंडा करने से क्या होता है, वही फ्लो जो है आपका जो है ना ग्लो सही होने लग जाता है, तो ग्लो बढ़ जाता है। ग्लो यानी स्वास्थ्य, ग्लो यानी शांति, ग्लो यानी दर्द से मुक्ति। तो इस प्रकार से जो है ना फ्लो को सही करिए गर्म ठंडा के प्रयोग से और उसे राहत मिल जाती है। इसी प्रकार से गर्म ठंडा तौलिए को गर्म पानी भिगोया, पीठ के चारों तरफ खूब अच्छी तरह से गर्म ठंडा, फिर गर्म ठंडा। कमर में दर्द है, गर्म ठंडा करें, गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर गर्म करें, फिर ठंडा करें। आपके जो है पैरों में है, जंघा में है, तो गर्म ठंडा गर्म ठंडा। घुटने पर गर्म ठंडा प्रयोग करें, टखने में है गर्म ठंडा प्रयोग करें। तो इन सारे अंगों को गर्म ठंडा के स्नान से प्रयोग से आप अच्छी तरह से उन्हें राहत दे सकते हैं और तुरंत जो हुआ दर्द है उस दर्द से भी आपको मुक्ति मिलती है। और अंत में जब सारे शरीर का गर्म ठंडा प्रयोग कर लेने के बाद कोल्ड शावर बाथ ले लें, ठंडे पानी से स्नान कर लें और फिर उसके बाद आराम से या तो हाथ से सारे शरीर को पोंछ करके कपड़े पहने या तौलिए से अच्छी तरह से रगड़ करके सबको जो है सारे अंग को साफ करके और कपड़े पहन लें। इसमें आपको साबुन की आवश्यकता नहीं होगी और आपका शरीर बहुत अच्छी तरह से चमकता हुआ रहेगा, ग्लो आ जाता है, शाइनिंग आ जाती है आपके शरीर में। तो ये बहुत ही अद्वितीय प्रयोग है और इस प्रयोग का आप लाभ उठा सकते हैं। गर्म ठंडा अपाद मस्तक सिर से पैर तक गर्म ठंडा स्नान करके, और ये रोज़ कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा समय दें। देखें जो बीमारी है, तकलीफ है, उसे मुक्ति मिलेगी। जब बीमारी से मुक्त हो गए तो आराम से आप 15-20 मिनट में नहा सकते हैं इसको। तो इसमें साबुन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है और शरीर बिल्कुल जो है शानदार ढंग से चमकता हुआ होता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इस प्रकार से गर्म ठंडा का प्रयोग जो है ना आपके लिए, गर्म ठंडा स्नान आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से जल के बहुत सारे विविध प्रयोग हैं और इस विविध प्रयोगों को हमें लाभ उठाना चाहिए और घर पर आसानी से ये जो हमने प्रयोग बताए ये आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें कहीं भी किसी प्रकार के किसी की आवश्यकता भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बहुत हुआ तो किसी दूसरे की थोड़ी बहुत सहायता ले सकते हैं, नहीं तो ये सेल्फ डिपेंडेंट चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक चिकित्सा की यही विशेषता है कि इसमें बहुत लंबे चौड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती, जो सरलतम हो, सहजतम हो, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। तो इस प्रकार से जो है हमने गर्म ठंडा स्नान, गर्म ठंडा सेक, फूट बाथ, स्टीम बाथ, जल चिकित्सा के साथ 2-3 बातें हम और बताना चाहेंगे कि कुछ जल के प्रयोग जो है ना आपके, जैसे बहुत सारे घरों में फुल टब बाथ होता है, टब लोग लगा देते हैं लेकिन उसके महत्व को लोग जानते नहीं हैं। उस टब की बहुत बड़ी महत्ता है। मैंने बड़े बड़े घरों में मैं कभी कभी जाता हूँ तो देखता हूँ कि हर घर में बाथरूम में टब लगा हुआ है, लेकिन उस टब का कोई उपयोग नहीं होता है। बहुत हुआ तो स्नान कर दिया, लेकिन वह एक हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का एक महती हिस्सा होता है। तो उस टब चिकित्सा को भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमर्शन बाथ, फुल टब बाथ, तो फुल टब बाथ भी कई प्रकार से लिया जा सकता है। उसमें पानी भर करके अच्छी तरह से लबालब, और ख़ास करके अर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत उपयोगी होता है। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, विगत जो एपिसोड में हमने बताया कि गर्म उपचार में जैसे स्टीम बाथ है, फुट बाथ है, इस प्रकार से जो भी गर्म उपचार ले, गर्म उपचार लेते समय ये ध्यान में रखना है कि 1-2 गिलास पानी हमें अवश्य पी लेना चाहिए। सिर पर गीला तौलिया अवश्य रखना चाहिए और गर्म उपचार के बाद ठंडे पानी से स्नान अवश्य करना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्प्रभाव होते हैं। क्योंकि गर्म उपचार के समय हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो यदि पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी का अभाव हो जाएगा, जैसे मितली आएगी, वोमिटिंग की स्थिति होगी, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पानी अवश्य पीना चाहिए। दूसरा, ठंडे पानी से स्नान करना बहुत ज़रूरी है और सिर पर गीला तौलिया रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम गर्म उपचार लें इसे हमें ध्यान में अवश्य रखें। तो हम इमर्शन बाथ की बात कर रहे थे कि इमर्शन बाथ यानी फुल टब बाथ,
ये बहुत उपयोगी होता है, जिसमें रोगी को हम उस टब में लिटा देते हैं, सिर पर गीला तौलिया अवश्य रखें और 1-2 गिलास गर्म पानी पी लें, ताकि जो है ना आप आसानी से जो है उसका उपयोग जो है कर सकते हैं और उससे कमजोरी नहीं आएगी। फिर रोगी को उस फुल टब बाथ में लिटा करके और गर्म टब बाथ लिया जा सकता है, ठंडा टब बाथ लिया जा सकता है, समशीतोष्ण ल्यूक वार्म लिया जा सकता है। तो गर्म जब लेंगे तो गर्म पानी में मैग्नीशियम सल्फेट कम से कम 100 ग्राम और 100 ग्राम नमक मिला दीजिए पूरे पानी में, और उसमें उस पानी से रोगी की एक एक अंग की अच्छी तरह से मसाज करेंगे। अंडर वाटर हाइड्रो मसाज, पानी के अंदर मालिश करेंगे तो उससे जो है अच्छी तरह शरीर का जो है बहुत शानदार तरीके से जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन होता है। और ख़ास करके आर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, मोटापा है, कार्डियक प्रॉब्लम है, इन सब में बहुत लाभ मिलता है। ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर के रोगियों को थोड़ा सा न्यूट्रल इमर्शन बाथ हमें देना चाहिए। और ये फुल टब इमर्शन बाथ लेने के बाद में रोगी को स्नान करा देना चाहिए अच्छी तरह से, और फिर फुल बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है। पूर्ण विश्राम, उसके आधे घंटे के बाद भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इमर्शन बाथ का, यानी जिनके घरों में फुल टब व्यवस्था है वो इसका प्रयोग करेंगे और इन रोगों से मुक्त रहेंगे। और वैसे भी शाम को ये प्रयोग करें तो नींद इससे बहुत अच्छी आती है। नर्वस ब्रेकडाउन, आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, बिहेवियर सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, सभी में ये काफ़ी राहत देता है। आपके मानसिक रोगों में भी, खास करके मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में भी जो है ना रात को राहत मिलती है इससे, रात को यदि फुल टब इमर्शन बाथ हम देते हैं तो। इसी प्रकार से एक बहुत ही सरल तरीका है जो घरों में लिया जा सकता है, मालूम नहीं है लोगों को, लेकिन हर घर में कंबल होता है, हर घर में चादर होता है, तौलिया होता है, इसको बोलते हैं फुल सीट पैक। और ये खास करके उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है जिनको अचानक बुखार बढ़ जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है, पीड़ा होती है, जो लोग शराबी कबाबी लोग हैं, जो लोग स्मोकर हैं, एडिक्टेड टू नारकोटिक ड्रग्स हैं, तो उनके शरीर से जहर निकालने में, डिटॉक्सिफाई करने में ये आपका फुल सीट पैक बहुत ही कमाल का काम करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक कंबल को अच्छी तरह से बिछा देंगे, फिर उसके बाद एक चादर को नीम के पत्ते को उबाल करके उस पानी में भिगो करके और उस चादर को निचोड़ करके उस चादर को बिछा देंगे। और एक कपड़ा लेंगे जो हमारे छाती के अगल बगल में, जो उसको रोगी को क्या करेंगे, सर्वप्रथम उस चादर पर लिटा देंगे और उस कपड़े से छाती के मध्य में रखेंगे ताकि हाथ सीधे हमारे शरीर के संपर्क में न आए। और फिर पहले एक पैर को उस चादर से लपेटेंगे, फिर गर्दन तक उस चादर से लपेट देंगे दोनों तरफ से, फिर कंबल से लपेटेंगे और हमारा शरीर बिल्कुल मम्मी टाइप हो जाएगा, जैसे पिरामिड की मम्मी हो। और उसमें 4 स्टेज पर रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन होगा न्यूट्रल, यानी हमारा शरीर का तापमान और चादर का तापमान, पहले कूलिंग इफेक्ट होगा। चादर का जो ठंडापन है शरीर, उससे क्या होगा, ठंडक प्रभाव होगा। ठंडक प्रभाव से क्या होगा कि आउटर सरफेस के जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं शरीर का, वो सिकुड़ेगा और सिकुड़ने से ब्लड जो है अंदरूनी हिस्से में जाएगा और फिर उसके साथ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, फिर बाहर आएगा, जिससे शरीर का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। यानी कूलिंग इफेक्ट हुआ, फिर न्यूट्रल इफेक्ट होगा, सामान्य, यानी चादर और शरीर का तापमान एक बराबर होगा, यानी थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या होगा, थर्मल इफेक्ट होगा, गर्मी बढ़ती चली जाएगी। और फिर उसके बाद आपके पसीना निकालने वाला इफेक्ट, स्वेटिंग इफेक्ट होगा। और फिर उसके बाद डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट होगा, शरीर से बेकार पसीने के रूप में निकलना शुरू होगा। और इससे जो है, जो भी शरीर के अंदर गंदगी होती है, जो टॉक्सिक मैटर होता है, जो टॉक्सिन्स होता है, जो मॉर्बिड मैटर होता है, जो पॉइजनस मैटर होता है, जो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार है,
accumulation of toxic matter, modern matter, poisonous matter, that is root cause for disease, वह टॉक्सिक मैटर एलिमिनेट हो जाता है इससे। और उसके बाद आप देखेंगे तो उस चादर में से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। कई लोग जो शराबी कबाबी होते हैं, सिगरेट पीने वाला होते हैं, उसी प्रकार से बदबू उसमें से आती है। फिर रोगी को उसके बाद स्नान कराते हैं और उस चादर को अच्छी तरह से साफ करके सुखा करके फिर प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये फुल सीट पैक, इसको बोलते हैं थर्मल फुल सीट पैक, यानी शरीर के अंदर गर्मी पैदा करके शरीर से डिटॉक्सिफाई करने वाला, फेब्राइल एक्शन को बढ़ाने वाला फुल सीट पैक, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल जो है निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और शुद्ध होता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का, जल चिकित्सा का मूल आधार है जो हमारे आयुर्वेद का मूल आधार है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत सुंदर समन्वय है। यानी प्राकृतिक चिकित्सा हम बहुत गहराई से देखें तो आयुर्वेद का ही एक रूप है। जैसे बाघभट्ट ने कहा है, दोषा एव ही सर्वेषाम रोगानाम कारणम, यानी दोष ही, यानी एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉडर्न मैटर, पॉइजनस मैटर, फॉरेन मैटर, दैट इज रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज, ये रोग का मूल कारण है। यानी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ डायग्नोसिस, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी रोगत्वम एक, यानी सारे रोग का तत्व क्या है, एक है। विधम भवती, उसके अलग अलग जो है स्वरूप हैं भले ही। तो ये वाघभट्ट का जो है ना कि दोषा एव ही सर्वेषाम रोगानाम में कारणम, सभी रोगों का कारण एक ही है। तो ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। रोगत्वम एक, विधम भवती, रुख सामान्यात, यानी हर एक रोग में एक चीज सामान्य होता है। ऑल डिजीज आर इन्फ्लामेटरी, और प्रत्येक रोग में एक इन्फ्लामेशन होता है, यानी उस अंग विशेष में सूजन पैदा हो जाती है। सूजन के साथ साथ वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, वहाँ लालिमा आ जाती है, वहाँ दर्द होता है। ये चार क्रियाओं को मिल करके क्या बोलते हैं हम, आपका इन्फ्लामेशन, जिसको शोथ, इसका हिंदी कोई हम विशेष शब्द नहीं कर सकते शोथ, लेकिन ये चार क्रियाएं, और ये मूल कारण होता है किसी भी रोग का। और ये क्यों होता है, तो इसलिए होता है कि शरीर में विकार का इकट्ठा होना, ये रोग का मूल कारण है। इसी प्रकार रोग का निदान भी एक है, यूनिटी ऑफ डायग्नोसिस, और इसे हमारे चरक ने इस प्रकार से निवेदन किया है। चरक का कहना है कि दोषा एव ही रोगानाम सर्वेषाम रोगानाम, ये ध्यान रखें कि सारे दोषा एव ही सर्वेषाम रोगानाम में कारणम, सर्वेषाम रोगानाम निदानम कुपिता मला, सारे रोगों का निदान क्या है, कुपित मल है। और वो क्यों होता है कुपित मल, तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा अहित सेवनम, जो भांति भांति के हमारा रॉन्ग फीडिंग होता है, रॉन्ग लिविंग होता है, रॉन्ग थिंकिंग होता है, रॉन्ग कल्टिवेशन ऑफ हैबिट, रॉन्ग बिहेवियर, यानी हमारा गलत आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार, ये गलत होने से हमारे शरीर में विविध प्रकार के जो हम गलत करते हैं, आहार हम गलत लेते हैं, टॉक्सिक हमारा थॉट होता है, टॉक्सिक हमारा फूड होता है, टॉक्सिक हमारा थिंकिंग होता है, टॉक्सिक हमारा सारी चीज़ें होती है, कल्टीवेशन होता है। तो उससे शरीर में विकार इकट्ठा होते हैं, गंदगी इकट्ठा होती है, वही मूल निदान है। तो इसलिए हमारे चरक ने कहा, दोष सर्वेषाम एव रोगानाम निदानम कुपितामला तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा अहित सेवनम। कुपिता नाम ही, चरक ने कहा कुपिता नाम ही, सुश्रुत का, ये सुश्रुत का कहना है, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावतम, यानी शरीर में जब वो कुपित मल सारे शरीर में जहाँ जहाँ दौड़ता है और जहाँ उसका रुकाव हो जाता है, रुकावट हो जाती है, वह अंग विशेष रूप से बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यत्र सग खवई गुनियाद, यत्र सग खवई गुनियाद, यानी ये जहाँ जहाँ ये रुक जाता है वहाँ वहाँ पर क्या होता है
कि ये बीमारियां पैदा होती हैं, यानी आपके जो है रोग पैदा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मूल कारण है एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मैटर, मॉर्बिड मैटर, पॉइजनस मैटर, और ये शरीर में जहाँ भी दौड़ता है वहाँ पर जो है ना, जहाँ रुकेगा उस अंग को रोगग्रस्त कर देता है। और उस रोग से मुक्त होने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही श्रेष्ठतम और सरलतम साधन है, सर्वोत्तम साधन है। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावतम यत्र सगा खवई गुनियाद व्याधि स्त्रोप जायते, यानी जो कुपित मल है, कुपित दोष है, वह शरीर के अंदर जहाँ भी रुक जाता है उस अंग को बीमार ग्रस्त कर देता है। तो ये हमारे आयुर्वेद के महान 3 स्तंभ बाघभट्ट, चरक और स्रोत, ये मूल आधार है प्राकृतिक चिकित्सा का। जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की यूनिटी ऑफ डिजीज, यूनिटी ऑफ डायग्नोसिस, यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यूनिटी ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज पर इतना बल दिया है, और यही हमारा मूल प्राकृतिक चिकित्सा का हम यही प्रयोग करते हैं और शरीर से उन विकारों को एलिमिनेट करते हैं, शरीर की वाइटलिटी को बढ़ाते हैं, रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं, और शरीर में जो जमा हुआ टॉक्सिक मैटर उसको एलिमिनेट करने से शरीर पवित्र हो जाता है, शरीर स्वतः स्वस्थ होने लगता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का ये मूल आधार हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की संजीवनी है। आयुर्वेद के 3 महान जो प्रवर्तक हुए हैं, महान जो आधारशिला रखी है। और इतना ही नहीं, प्राकृतिक ये आधार मात्र आयुर्वेदज्ञों ने नहीं बल्कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, यानी जिस व्यक्ति का आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार सही है वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता है, वह सदा योगी, न रोगग्रस्त हो सकता है न शोकग्रस्त हो सकता है, वो बहुत शानदार ढंग से जीवन जीता है। और ये ध्यान में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम स्वयं अपने मित्र हैं, स्वयं अपने दुश्मन हैं, हम स्वयं रोग पैदा करते हैं, स्वयं दुख पैदा करते हैं, स्वयं नरक पैदा करते हैं, स्वयं स्वर्ग पैदा करते हैं, स्वयं सुख पैदा करते हैं, स्वयं आरोग्य पैदा करते हैं। उदरेद आत्मनः आत्मनम न आत्मनम अवसाद एत आत्मा एव ही आत्मना बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, हम स्वयं अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, स्वयं अपने दुश्मन हैं। इस सत्य को व्यक्ति समझ ले तो फिर कभी बीमार नहीं होगा, अपने जीवन शैली को स्वयं ठीक से रखेगा, कहीं दूसरे पर आधारित नहीं होगा, अपना आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार को सही रखेगा। और यदि इसमें गलती हो गई है, बीमार हो गया है, अशक्त हो गया है, रोगी हो गया है, तो वह अपने खान पान को आहार विहार को ठीक करके और प्राकृतिक चिकित्सा का जो मूल आधार है पंचभूतात्मक चिकित्सा, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, आकाश चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सूर्य चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, इन पंच महाभूतों का प्रयोग करके परिपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है, आनंदित हो सकता है, आरोग्यवान हो सकता है। और आज हमने जल चिकित्सा के विषय में जो चर्चा की है उसके साथ हमारा आहार चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार हमारी औषधि है, फूड एज ए मेडिसिन। मॉडर्न साइंस के पितामह हिपोक्रेट्स ने कहा है लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड, यानी जो आपका आहार है वही आपकी औषधि है। और इस सत्य को हमारे आयुर्वेद मनीषियों ने बहुत हजारों वर्ष पूर्व, हिपोक्रेट्स ने 2500 वर्ष पूर्व कहा, लेकिन हमारे आयुर्वेदिकों ने उससे भी कई हजार वर्ष पूर्व इस सत्य को हमारे सामने रखा। यदि पथ्यम किम औषध्या, यदि पथ्यम किम औषधि, पथ्ये सति गदा तस्य किम औषध निस्वनई, पथ्ये अस्ति गदा तस्य किम औषध निस्वनई, बिना अपनी भेजय व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ विहन भेजा नाम सतैरपि, यानी यदि आपका आहार सही है, भोजन सही है, तो दवा की क्या जरूरत है। और यदि आपका आहार सही नहीं है, भोजन सही नहीं है, तो दवा की क्या आवश्यकता है। कितनी शानदार बात कही है कि कितना भी आप दवा खाते रहो, लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर डालो, हजारों प्रकार की दवाइयाँ खाते रहो, भटकते रहो, आहार को यदि सही नहीं किया तो कभी तुम स्वस्थ नहीं हो सकते हो।
तो ये हमेशा ध्यान में रखें, ये हमारे आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। और प्राकृतिक चिकित्सा उसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए लाखों लोगों को ये जीवन दान दे रहा है, हमारा योग ग्राम। यहाँ हम कोई दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। आते ही रोगी को हम उसके आहार को चेंज करते हैं, विहार को चेंज करते हैं, हम उसके जीवन में वो परिवर्तन लाने का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है वह आजीवन स्वस्थ रहे, सशक्त रहे, सबल रहे, सामर्थ्यवान बने, शक्तिमान बने। तो ये जो है, ये ध्यान रखें, हमारे इस प्राकृतिक चिकित्सा योग ग्राम का मूल लक्ष्य है। यहाँ पर आदमी के जीवन को रूपांतरित किया जाता है। यहाँ पर आदमी के जीवन को रूपांतरण का महाप्रयोग चल रहा है और उस प्रयोग में काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अद्भुत। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो रोगी आता है उसमें 95% स्वस्थ होकर के जाते हैं और भांति भांति के रोगी होते हैं, भांति भांति के रोगी होते हैं। ये विश्व का महानतम प्रयोगशाला है, मानव जाति के नव निर्माण का, मानव जाति के एक नए संस्कार, नया मनोबल, नई मनोवृत्ति प्रदान करने का, जिससे हम आजीवन कैसे स्वस्थ रह सके। तो ये हमारा योग ग्राम वही संस्कार, वही संस्कृति पैदा कर रहा है, वही परंपरा को, हमारे प्राचीन परंपरा जो वैज्ञानिक परंपरा है, उसे हम एक नई दिशा, वैज्ञानिक दिशा दे करके सही अर्थों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसे जो है उन लोगों को गतिशील बना रहे हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक योग चिकित्सा हमारा ये केंद्र योग ग्राम अद्भुत ढंग से जो है काम कर रहा है और उसे जो है इससे काफ़ी जो है लोगों को लाभ भी मिल रहा है। हजारों हजार लोग लाभ यहाँ से उठा रहे हैं। विश्व का ये महान प्रयोगशाला है जहाँ पर आप देखेंगे कैसे कैसे किस किस प्रकार के रोगी यहाँ पर आते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेकर के घर लौटते हैं। हम इस एपिसोड को यहीं पर विश्राम देते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओम।